हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में वाकई आप लोग व्यस्त हो जाइए। अब आप लोग एकदम सीरियस हो जाइए। अगर सीरियस कैंडिडेट आप 2026 में एक सीट अपना सुनिश्चित करना चाह रहे हैं तो आपको वाकई सीरियस कैंडिडेट होना पड़ेगा। भारती जी से मुझे बहुत ही शिकायत है। कल उन्होंने कहा कि मैम टीजीटी का क्लास लगा दीजिए। एकदम जिद पे अड़ी रहे मैम, टीजीटी टीजीटी टीजीटी। जैसे लग रहा था होम साइंस से उनको कोई मतलब ही नहीं है अन्य सारे चीजों से। केवल टीजीटी का पीवाई करा दो, उससे उनका टीजीटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने चलो उनकी बात मान के टीजीटी का क्लास लगाया भी, लेकिन वो क्लास में आई तक नहीं। ठीक है, बाद में भी नहीं देखा क्योंकि उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो कि उनके कहने पे क्लास लगाया गया था। हो सकता है नवरात्रि में बिजी हो, लेकिन ऐसा क्या बिजी होना कि अपना आदमी उद्देश्य ही भूल जाए। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि अल्टरनेट चलेगा। एक दिन टीजीटी चलेगा, एक दिन मैं एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये 2012 का एनसीईआरटी का बुक है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, क्वेश्चन के शब्दों को देखिएगा और आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, बहुत ही उसमें प्रश्न है। बहुत ही मैं पेज लेकर के आई हूँ, कुछ शब्दावलियां भी मैं लेकर के आई हूँ। कुपोषण क्या होता है, अल्प पोषण क्या होता है, अति पोषण क्या होता है, फैशन चक्र से भी मैं कुछ लेकर के आई हूँ। आप लोग देखिएगा, जब तक क्लास चलेगा आप लोग कंटिन्यू किए रहिएगा। अब मैं सोच रखी हूँ कि 9 10 11 12 की बुक से भी मैं अल्टरनेट करके मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को कराती रहूंगी। और 6 PM पे आप लोगों को आज क्या मिल जाएगा, तो 6 PM पे आप लोगों को विवाह वाले विवाह से क्वेश्चन मिल जाएगा। जो भारतीय क्या कहते हैं कल्चर में या सभ्यता में जो भी हो, पहले 8 विवाह थे, जैसे देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, इनसे रिलेटेड आपको थ्योरी विथ एमसीक्यू दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 6 बजे वाले क्लास 6 PM वाले क्लास पे भी आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और मैं आप लोगों से एक और पूछना चाह रही थी कि मैं कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन कराना चाह रही हूँ। ठीक है, आप लोग कोई भी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि जीके जीएस का मैं कोर्स पूरा कराऊं। मैं ऐसे ही जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जीके जीएस का भी कुछ क्वेश्चन अपलोड करना चाह रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दोगे क्या कि वो टाइम कब रहेगा। आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बता दो कि मैम टाइम कौन सा रहेगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि प्रीमियर ही चला दूं, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी करते रहें कि किसका कितना सही हो रहा है, क्या है लेवल। तो अगर अपना आप लोग अपना टाइम कर दें, अगर आप लोग बता दो, इसी में बता दो तो ठीक, नहीं तो मैं कम्युनिटी पे पोल करा लूंगी कि कितने बजे आप लोग अवेलेबल रह रहे हो। ठीक है, तो आप लोग सारी चीजें जान ले, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है, और इस तरीके से जुड़ के मेरे साथ तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, जहां कहीं भी होम साइंस आता हो आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत बच्चे के ये भी प्रश्न आते हैं कि क्या मैम ये टीजीटी के लिए है, ये एलटी के लिए है। तो जी हाँ, ये हर किसी के लिए। ठीक है, आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैं बहुत जूम करूंगी तो आपको पूरा आंसर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। ठीक, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा दिख रहा होगा। आप लोग पहले प्रश्न का आंसर करें, क्या होगा। आप लोग पहले प्रश्न का आंसर करें। प्रश्न क्या है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं। आप लोग देख लो, शब्द बहुत कठिन होंगे, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आहार है, ऑप्शन बी पोषण है, ऑप्शन सी औषधि है, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। क्या प्रश्न बन रहा है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। आप लोग आंसर करिए, मैं आप लोग को टाइम दूंगी। आप लोग पहले बात तो अभी इस बुक से परिचित नहीं हो, ये नई बुक आपके सामने आई है। जब धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तब इसके शब्दों के गहराइयों को आप समझ जाओगे। तो आपने आंसर कर दिया मैम, पोषण होगा यानी न्यूट्रिशन होगा। ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सेकंड प्रश्न का आंसर कर दें, निम्न में से कौन सा पोषण का प्रकार है। कौन पोषण का प्रकार है, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, उक्त दोनों, और क्या है, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो ही जो हो पाएगा, नहीं तो पूरा नहीं दिखेगा। दूसरे का आप आंसर करते क्या होगा, तो दूसरे का आप आंसर कर दिए कि सी होगा। क्या होगा, सी होगा, उक्त दोनों होगा। पोषण का प्रकार है, स्वपोषी पोषण भी होता है और विषम पोषी पोषण भी होता है। शब्द आप लोगों को कठिन लग रहे होंगे, क्वेश्चन भी नए लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, विषम पोषी पोषण में शामिल है प्राणी स्वभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, उक्त दोनों, और लास्ट वाला आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट वाले आंसर का तो खैर बड़ा मतलब नहीं है, इसलिए चाहे तो हम जूम थोड़ा सा और कर सकते हैं
क्योंकि लास्ट वाले से कोई मतलब ही नहीं है। अब इसका आंसर कर दे तीसरे का क्या होगा कि विषम पोषी पोषण में शामिल हैं। तो क्या होगा, आप कह रहे हो मैम इसमें भी सी हो जाएगा, उक्त दोनों होगा। क्या होगा, उक्त दोनों होगा। इस तरीके से कैसा क्वेश्चन लग रहा है जब जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। जब मैं नया कोशिश करती हूँ आपके लिए और वहां आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, वहां से मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मुझे आप लोगों के लिए कुछ करने का मन नहीं करता है। आप लोग अपने ही दुख लेकर के पड़े होते हो। आप लोगों को संडे था ना, परसों परसों संडे था। संडे के दिन मैं आप लोगों के लिए मैराथन शूट कर रही थी। सोच लो, 2 घंटा 25 मिनट मैंने मैराथन शूट किया। आप शायद यकीन ना कर पाओ। और 2 घंटा 25 मिनट का मैराथन में शूट करने के बाद जब एडिट करने गई तो मैंने देखा कि उसमें एक भी 1 सेकंड भी कहीं वैल्यूम नहीं है, अब वॉइस नहीं है। अब सोच लो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। क्यों, एक दिन संडे का दिन तो मुझे मिलता है, और उस दिन भी मैंने अगर वीडियो शूट किया समय निकाल करके, तो उस दिन क्या है, 2 घंटा 25 मिनट की वीडियो कुछ होती है, ठीक है। और उसमें एक जगह भी कहीं मेरी आवाज नहीं है, कोई भी वॉइस नहीं है। क्यों, शायद मैंने ब्लूटूथ नहीं लगाया था। मैं ध्यान भी नहीं दी थी क्योंकि उस दिन मैं मेहंदी लगाई थी, ठीक है। सिर पे बाल में मेहंदी लगा हुआ था। तो हो सकता है, अब मैं ज्यादा याद ही नहीं मुझे आ रहा है कि मैं ब्लूटूथ लगाई थी कि नहीं लगाई थी। हो सकता है कि नहीं लगाई थी, लेकिन नहीं भी लगाई होती तो क्या थोड़ा बहुत भी तो आवाज जाना चाहिए था। लेकिन कोई आवाज नहीं गई है। 2 घंटा 25 मिनट की मेरी मेहनत यूं ही बर्बाद चली गई। खैर चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना मुझे तकलीफ हुआ कि क्या बताएं आप लोगों से। खैर चलो 4 का आंसर करो। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, मृतभक्षी और उक्त सभी। तो आप क्या होगा, तो आप कहोगे मैम यहाँ पे तो आंसर उक्त सभी हो जाना चाहिए। क्यों, मृतभक्षी होते हैं भाई कुछ लोग, जैसे कुत्ते मर गए, बिल्ली मर गए, उनको भी कौवा और वो खा लेते हैं, क्या होते हैं, गिद्ध वगैरह खा लेते हैं। सर्वाहारी और मांसाहारी कौन है, तो मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी ये सब मनुष्य होते। भाई कोई ऐसा मनुष्य होगा का कि जो केवल मांस मांस खाता हो। जैसे कुत्ते भी हैं तो कुत्ते भी सर्वाहारी में आते हैं। भाई कुत्ते रोटी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं। लेकिन जो हमारे शेर हैं, टाइगर हैं, इसीलिए उन सबों को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो केवल मांस खाते हैं, ना आपका रोटी खाएंगे, ना ब्रेड खाएंगे, ना कुछ खाएंगे। लकड़बग्घे हैं, सियार है, ये भी क्या है, ये भी शायद रोटी वोटी खाते हैं क्या हम तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन मांसाहारी ये भी होते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या है, हम लोग सर्वाहारी, हम लोग पनीर भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको दमदार लग रहे होंगे। क्यों, क्योंकि भाई एनसीईआरटी है। 5 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है। ऑप्शन ए, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करता है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, उपर्युक्त सभी। 5 का आंसर आप लोग दे दे क्या होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे तो मैं फटाफट फटाफट पूरा वीडियो मैं क्या करूंगी, पूरे बुक का फोटो खींच करके मैं ऐसे आप लोगों को 2-3 दिन में पढ़ाकर खत्म कर डालूंगी। तो आपने आंसर कर दिया मैम डी। ये सभी क्या है, पोषण का प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दे। पोषण के 4 प्रकारों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी, शाकाहारी, पूर्ण पूर्ण पादपीय और जलजीवी। आप बता दें क्या होगा। इस तरीके से क्या शामिल नहीं है, पोषण के 4 प्रकारों में क्या शामिल नहीं है। तो आपने आंसर कर दिया मैम, मृतोपजीवी, परजीवी, शाकाहारी और पूर्ण पादपीय। पूर्ण पादपी का मतलब समझ रहे हो, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक है। ये क्या है, ये पूर्ण पादप पे निर्भर है। यानी ये सब क्या है, पूर्ण रूप से एकदम कंप्लीट रूप से पेड़ पौधे पत्तियां वत्तियां खा करके जीते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूर्ण पादपीय है। जलजीवी जैसा कोई वो नहीं है, विभाजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा दिया है, ये नहीं कि छोटा छोटा करके दे दे ताकि जूम करने में हमें दिक्कत ना हो। खाद्य विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपयोग उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से कहते हैं शोध, अनुसंधान, अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी। तो क्या कहेंगे आप, आंसर कर दें। आप आंसर कर दे क्या कहेंगे। 7 का आंसर आप कर दें। आप कह रहे हो मैम डी हो जाएगा, यानी इन सबको मिला करके हम खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, जब किसी भी चीज का सिद्धांत मिलाते हैं, खाद्य के सिद्धांत, रूल रेगुलेशन को जब मिला करके हम किसी भी सामग्री का चुनाव करेंगे, संरक्षण करेंगे, प्रसंस्करण करेंगे, डिब्बाबंदी करेंगे, कैनिंग करेंगे, इन सारे सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, तो खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। निम्नलिखित में से तरल आहार कौन है, तरल आहार कौन है। नींबू पानी, घूटी दाल, सूजी का खीर और केला।
तरल आहार पूछ रहा, तो तेला कह रहे, केला भी ठोस हो गया, सूजी की खीर भी ठोस हो गई, घोटी दाल क्या होगी? क्यों? घोटी दाल और नींबू पानी में बता दो तरल आहार क्या होगा। तो आप आंसर कर रहे हैं मैम कि 8 का आपका हो जाएगा। क्या होगा जल्दी बताओ। आप कह रहे हो मैम नींबू पानी। ये घोटी दाल भी क्या होगा? ये भी तरल आहार नहीं होगा। ठीक है, 9 का आंसर कर दे आप लोग। इसको तो मैं जूम कर सकती हूँ। 9 का आंसर करें। दूध, मांस, मछली, अंडा तथा फल एवं ताजी सब्जियां किस खाद्य समूह में आती हैं? स्वास्थ्यवर्धक समूह में। स्वास्थ्यवर्धक समूह में। शरीर को ताप देने वाले, शरीर के लिए हानिकारक, इनमें से कोई नहीं। 9 का आप आंसर करें क्या होगा कि मांस, मछली, अंडा, फल, दूध, ताजी सब्जियां ये किस खाद्य वर्ग समूह में आएंगे? क्या करते हैं ये? तो आपने आंसर कर दिया मैम ये स्वास्थ्यवर्धक समूह में आएंगे। क्या स्वास्थ्य शरीर के लिए हानिकारक तो होंगे नहीं, शरीर को ताप देने वाले होंगे नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। 10 का आंसर आप कर दें। इनमें से कोई नहीं लास्ट वाला आंसर है, आप लोग देख लेना, मैं पहले बता दे रही हूँ। रोगी को भोजन देने का उत्तम तरीका है अंतःशिरा द्वारा, मुंह द्वारा, नली द्वारा, और इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। 10 का आंसर आप कर दें। तो आप कह रहे हो मैम 10 का आंसर हो जाएगा उत्तम तरीका पूछ रहा, कोई कंडीशन नहीं पूछ रहा है ना कि जब व्यक्ति को ये हुआ हो तो कैसे आहार देंगे। तो जब कोई कंडीशन नहीं पूछ रहा है तो भाई सबसे उत्तम तरीका क्या, हम उसे मुंह से दें। अंतःशिरा वगैरह और नली द्वारा तो हम तब देते हैं जब व्यक्ति मुंह से भोजन लेने की कंडीशन में ना हो, ऐसे देते हैं ना। तो जी हाँ मैम, हम इसी प्रकार देते हैं। नैदानिक पोषण कहते हैं, किसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं? चिकित्सीय आहार को, चिकित्सीय आहार को, चटपटा आहार को, मनपसंद आहार को, इनमें से सभी को हम किसे नैदानिक पोषण कहेंगे? आप आंसर कर दें कि हम किसे नैदानिक पोषण कहेंगे। एक बार देख ले वॉल्यूम फुल है कि नहीं। उस दिन इतना तकलीफ हुआ कि क्या आप लोगों को मैं बताऊं। तो आप आंसर कर दिए मैम। 11 का आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सीय आहार को हम नैदानिक पोषण कहते हैं। नैदानिक पोषण मतलब कि हम पोषण के द्वारा हम किसी व्यक्ति का निदान कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम खिला करके, जैसे किसी की बीपी हाई है, हम लो सोडियम दे रहे हैं, तो ये क्या है, हम डाइट के द्वारा व्यक्ति की क्या कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, यानी नैदानिक पोषण दे रहे हैं। ठीक, अब इस तरह अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूंगी। एक सेकंड में पानी पी लूं। इधर आ जा। इधर भी एक आंसर छुपे गए। चलो, ये बुक अच्छा नहीं, बुक में अच्छे से लिखा नहीं है। ठीक, 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है? नई बुक है, डाटा सब मेंटेन है, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा आप लोग कि मतलब इधर उधर डाटा होगा। ठीक है, कि मैम हम इसे पढ़े ना पढ़े, तो बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल पढ़ना है आपको। तो पहले का आप आंसर करो मैम ए 25%, 30%, 40% एंड 50%। तो क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 50% जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कुपोषण से मृत्यु इनकी हो जा रही है। ठीक, क्या है, कुपोषण से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, कुपोषण से 50% बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। ठीक, आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है? पोलियो होगा, पीलिया होगा, और रक्तता होगा, और इनमें से कोई नहीं या सभी होगा। लास्ट वाला ऑप्शन को आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग बता दो क्या होगा। आप आंसर कर रहे हैं मैम, हो जाएगा सी, यानी एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया होगा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होते तो इसका मैं अति लघुत्तरी प्रश्न भी आप लोगों को पढ़ा दी होती, लेकिन मुझे डाउट था कि पता नहीं आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैंने लाया नहीं। नहीं तो उसमें बौनापन क्या है और आईडीडी क्या है, यानी आयोडीन हीनता विकार क्या, आईडीडी क्या है, IDD आप लोग फुल फॉर्म बताओगे? आयोडीन डिफिशियंसी, नहीं आयोडीन हीनता का क्या होगा, बेकार का डिफिशियंसी हो गया ना, नहीं डिजीज क्या होगा, आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज, कुछ ऐसा ही होगा। आईडीडी का फुल फॉर्म आप लोग बता दो तो, जरा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो। आईडीडी का फुल फॉर्म आप बता दें क्या होगा। फिलहाल आप इसका आंसर कर रहे हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, थायराइड, हेपेटाइटिस बी, एड्स, और इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर कर दिए कि मैम तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, स्वेलिंग वेलिंग हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं, मप्स कहते हैं। 4 का आंसर करें। निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उक्त सभी। आयोडीन हीनता से ग्रसित राज्य कौन कौन से हैं? आप आंसर करते चलें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी से चुन 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 के चीजें देता है। तो आप कह रहे हो मैम ये सभी जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, J&K, कर्नाटका, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये सब क्या है? आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है? ऑप्शन ए एस्टेरॉन हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम 5 का आंसर हो जाएगा थायराइड हार्मोन। क्या होगा? थायराइड हार्मोन। 6 का आंसर कर दे। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन बी। ऑप्शन डी नहीं देखते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि तीन ही में आपको आंसर देना है। कोशिश करूंगी मैं कि तीन ही में देना हो। जहां पे डी वाला आंसर होगा वहां मैं पूरा दिखाऊंगी, तब तो आप जान ही जाओगे। आपने आंसर कर दिया मैम, विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी का कारण। 7 का आंसर करें। ये किसका बुक है? क्लास 12th का बुक है, ठीक है? स्टैंडर्ड आप देखिएगा, ये मत सोचिएगा कितना छोटा क्वेश्चन, तो छोटा बड़ा हर जगह आता है। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, मॉडरेट टू हाई होता है। 7 का आंसर कर दे। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्प पोषण कहलाता है? मैरास्मस, क्वाशियोरकर, बौनापन और रतौंधी। तो क्या होगा? अल्प पोषण पूछ रहा है, भोजन और ऊर्जा की कमी से, यानी भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले गंभीर अल्प पोषण कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, 7 का ए हो जाएगा, यानी मैरास्मस होगा। क्या होगा? मैरास्मस होगा। ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? आप लोग जरा खुल के शब्दों में बता दे, तो आप लोगों से मैं अभी पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर दे दें। 8 का आंसर दे दें। निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? सूक्ष्म पोषक आप जानते हो ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी किस चीज की अधिकता अधिक होगा वो क्या होगा? मैक्रो होगा। आज जो कम मात्रा में चाहिए वो माइक्रो होता है, MIRCO, वो माइक्रो होता है। और एक होता है मैक्रो, MARCO, मैक्रो। तो मैक्रो में क्या आ जाएगा? आप कहोगे मैं मैक्रो में प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा एंड फैट हो जाएगा, ठीक है? और माइक्रो में क्या होगा? तो जो आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीजें जितने भी हो गए, कैल्शियम हो गए, ये फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? यानी कम मात्रा में जरूरत जिनकी होगी, उनका सूक्ष्म मतलब थोड़ा सा कम। अब यहां से आप आंसर दे ले जाओगे कि मैम 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी उक्त सभी हो जाएगा। क्या? उक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जिंक यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपको फैट नहीं कहीं दिखा ना, तो नहीं दिखा, तो विटामिन ए, आयोडीन और जिंक लौह तत्व, ये सभी है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे। क्या होंगे? सूक्ष्म पोषक हो जाएंगे, ठीक है? 9 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? पोषण का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, श्रम के अनुसार और इनमें से सभी। 9 का आप आंसर कर दिए, क्या होगा? तो 9 का आप आंसर कर दिए कि मैम 9 का हो जाएगा डी। पोषण का निर्धारण आयु के अनुसार होता है कि बच्चा कैसा है। आप लोग RDA देखते हो, सब एज के अकॉर्डिंग 12 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए अलग होगा, 14 से 15, 16 से 6 से 7, ये सारा है कि नहीं है? सब मेल को क्या चाहिए, फीमेल को क्या चाहिए, ये आयु तो छोड़ो, जेंडर तक को निर्धारित किया गया। क्यों? है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। उसमें भी ये तो जेंडर तो छोड़ो, कार्यशीलता के आधार पर भी पोषण को निर्धारित किया गया अलग अलग, ठीक? तो आयु के अनुसार होगा, श्रम के अनुसार होगा, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार होगा, यानी ये सभी हो जाएंगे। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। 10 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? प्रोटीन का उच्च स्तर प्राप्त होता है आलू में, मिल्क में, दालों में और सेब में। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि 10 का आंसर आपका हो जाएगा कि मैम दालों में जो होगा प्रोटीन का उच्च स्तर होगा, ठीक? अल्प पोषण, यहाँ तो आपको आंसर दिख जाएगा, मैं छुपा लूं। अल्प पोषण का कारण है अशिक्षित होना, आर्थिक स्थिति, शिशु देखभाल का अभाव, इनमें से सभी। 11 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आप 11 का आंसर करिए।
कि मैम 11 का आंसर हो जाएगा डी। अल्प पोषण का कारण अशिक्षित होना। हम अशिक्षित हैं, हम जान ही नहीं रहे। हमें गाजर खाएंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा, हम नींबू खाएंगे तो हमें विटामिन सी मिलेगा, हमें किसी चीज के भी बारे में जानकारी नहीं है। हम कोई भी सेब खा रहे हैं उसका छिलका उतार करके फेंक दे रहे हैं, चना खा रहे हैं उसका हम छिलका छिल करके फेंक दे रहे हैं, तो हम अशिक्षित, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, तो भी अल्प पोषण होगा। आर्थिक स्थिति हमारी नहीं अच्छी है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कोई चीजें अफोर्ड कर सकें, बस बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे हम दाल रोटी खा पा रहे हैं, चावल खा पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण होगा। शिशु के देखभाल में अभाव होगा, यानी उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो भी अल्प पोषण का कारण होगा। यानी ये सारे जितने भी कंडीशन आपके सामने दिखाए गए हैं, ये सारे क्या होंगे, अल्प पोषण के कारण होंगे। ठीक है, अल्प पोषण के सारे ये रीजन होंगे। वैलिड रीजन है। 12 का आंसर कर दे। रक्त अल्पता किसके कमी से होता है? तो ऑप्शन ए लौह तत्व की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी सी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रक्त अल्पता के बारे में पूछ रहा है, यानी एनीमिया पूछ रहा है किसकी कमी से होगा। तो आपने ऊपर भी तो इस प्रश्न को देख लिया था, क्यों देखा था कि नहीं देखा था? तो बिल्कुल देखा था मैम हम लोगों ने कि आयरन की कमी से शरीर में क्या हो जाती है, तो आपने कहा था और रक्त अल्पता यानी रक्त अल्पता हो जाती है। तो अब यहाँ पे रक्त अल्पता किसकी कमी से होगी, तो आपने कह दिया मैम आयरन यानी लौह तत्व की कमी से होगी। यहाँ विटामिन ए दिया है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो मैम रतौंधी होती है। तो क्या मैम केवल रतौंधी ही होती है? नहीं, केवल रतौंधी नहीं होती। अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है, बहुत हम लोग ऐसे पढ़ लिए, अब यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगी। विटामिन ए से रतौंधी नहीं केवल होता है, विटामिन ए से रतौंधी होगा। इसका ट्रिक क्या है मैम, र जी बी कंज करने के रे, र जी बी कंज करने करने के रे। अब ये क्या लिख दिया मैम आपने, तो र से रतौंधी हो गया, जी से जीरोथैल्मिया हो गया, बी से बाइटट स्पॉट हो गया, और कंजक्टिवाइटिस जीरोसिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस कार्निया हो गया, और कैरेटोमलेशिया होगा। ये क्या हो गया, आंखों में होने वाले बीमारियों का ये क्रम है। पूछता है आंखों में होने वाले बीमारियों का क्रम लगाइए, तो रतौंधी सबसे पहले आता है, और कर्निकेरे मतलब केरे मतलब कैरोटोमलेशिया, कैरोटोमलेशिया सबसे लास्ट में आता है। ये क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा होता है। क्या खाएं तो दूर हो जाएगा मैम, आयोडीन युक्त अगर हम नमक खाते हैं, सी फूड खाते हैं, यानी समुद्री आहार खाते हैं, समुद्री मछलियां खाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, हमारी आयोडीन की कमी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे, केवल ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। ये पेज था आपका, खत्म होता है। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है शब्दावलियां, हम लोग शब्दावलियां ऐसे बीच में पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर शब्दावलियां पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आहारिकी क्या है, आहारिकी क्या है, यह आहार संबंधी शाखा है जो खाद्य पदार्थों के उपयोग के साथ संबंधित है। यह स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित खाने की विधि है। आहार चिकित्सा में आमतौर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन शैली का संशोधन सम्मिलित है, जिसमें रोगी के भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची इसके अंतर्गत तैयार की जाती है। नैदानिक पोषण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बना देना। नैदानिक आहार विज्ञानी अस्पताल तथा निजी प्रैक्टिस में खाद्य पोषण सेवा विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें हम डाइटिशियन कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ चीजें हम पढ़ दी क्या चलो यहाँ क्या है, इसके अंतर्गत सूची तैयार करते हैं, की जाती है। अब यहाँ पे नैदानिक पोषण का भी हम लोगों ने देख लिया। नैदानिक पोषण का अर्थ है, नैदानिक पोषण किसे कहते हैं, तो नैदानिक पोषण का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बना देना। जैसे हम लोग चाहते हैं ना, डॉक्टर क्या कि हमारा चार्ट प्लान, हमारा डाइट प्लान बना दो। ठीक है, तो डाइट प्लान यही बनाते हैं, यही क्या है, नैदानिक पोषण है। ठीक है, तो नैदानिक पोषण कहाँ होंगे, नैदानिक आहार विज्ञानी ये अस्पतालों में, निजी प्रैक्टिस में और खाद्यान्न पोषण सेवा में विशेषज्ञ ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आहारी संशोधन। आहारी संशोधन क्या है, इसका अर्थ है आहार में पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशों की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना। उदाहरण, एक गर्भवती महिला को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोजन में अधिक प्रोटीन को सम्मिलित कर लिया जाना। इस तरीके से चीजें, जैसे मान लो किसी का हाइपरटेंशन है यानी बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, तो उसे लो सोडियम डाइट देंगे। कोई किडनी फेल्योर है तो उसे हम लो प्रोटीन डाइट देंगे। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से चीजें भी होती हैं। अब यहाँ पे चिकित्सीय आहार है, इसका क्या मतलब हुआ चिकित्सीय आहार का,
इसका उपयोग विस्तृत परिस्थितियों में मरीजों के स्वास्थ्य के संपूर्ण सुधार के लिए किया जाता है। इन परिस्थितियों के उदाहरण है दस्त, उल्टी, भोजन एलर्जी और रक्तल्पता, बुखार, आंत्र ज्वर, क्षय रोग, अल्सर, अति अम्लता और हृदय जलन, मिर्गी, जठरांत समस्याएं, एड्स, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, जलन, उपापचयी गड़बड़ी और किडनी लीवर आदि अग्नाशयी गड़बड़ियां, चिकित्सीय पोषण का सरोकार विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों को की पोषण आवश्यकता से है। इसका क्या मतलब था? चिकित्सीय आहार। ठीक है, चिकित्सीय आहार किसे कहते हैं? जो आहार से जिस व्यक्ति को हम ठीक कर रहे हैं उसे हम चिकित्सीय आहार करेंगे। रोग की रोकथाम क्या होती है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी हम अपना पर्सनल हाइजीन हो गया। भोजन और पानी की स्वच्छता यानी जो भी पानी हम पी रहे हो स्वच्छ पी रहे हो, खाना हम ढक करके सब साफ सफाई से रख रहे हो खा रहे हो। पर्यावरण की स्वच्छता, हम जहां भी अपने आसपास रह रहे हो अच्छे से सफाई करके रह रहे हो। टीके दवाओं के उपयोग से रोगों का उपचार, संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति रोगियों को अलग रखना और शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से रोगों की रोकथाम की जा सकती है। भारत में असंक्रामक रोग प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। अब यहाँ पे पोषण परामर्श सेवा, यही आपका लास्ट है। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग ऐसे शब्दावलियां पढ़ते चलेंगे। पोषण परामर्श से व्यक्ति अपने शरीर के लिए आवश्यक और उपयोगी आहार नियोजन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोषण केंद्र की मदद से माता पिता अपने शिशुओं को उत्कृष्ट पोषाहार व बच्चों में कुपोषण की स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। पोषण मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी स्वास्थ्य पेशेवर को पोषण परामर्शदाता कहा जाता है। परामर्शदाता और व्यक्ति उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मिलकर काम करते हैं जहां पोषण परिवर्तन की आवश्यकता होती है और वर्तमान भोजन की प्रवृत्ति को संशोधित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने शब्दावलियां देखा। अब यहाँ मैं शब्दावलियां नहीं पढ़ाऊंगी, 1 सेकंड का टाइम दो। यहाँ पे केवल लगे लगे शब्दावलियां होंगी। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, फिर शब्दावलियों पे वापस आएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यू करेंगे, फिर हम लोग शब्दावलियां पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पे देख लो, ये क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? खाद्य संस्करण एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, खाद्य संस्करण एवं प्रौद्योगिकी यानी फूड प्रिजर्वेशन चैप्टर से है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 1 सेकंड जरा ये देख लो। तक प्रयोग करें या से पहले उपयोग में लाना सर्वश्रेष्ठ की तिथियां दर्शाएं। यहाँ देख लो कैसे दे रहे सब बच्चों को करने के लिए। अगर आप अच्छे से पढ़ते ना तो वाकई में जितना पढ़ा देती उससे आप नौकरी निकाल लेते, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना नहीं, इधर उधर भटकते रहना है। हम तो कुछ कभी कभी सोचते हैं तो ये लगता है जब आप लोगों को चीजें मिल रही हैं तो कदर नहीं है, मुझे नहीं मिली थी तो मुझे कदर पता चलता है। चलो खैर कोई बात नहीं, लेक्चर नहीं करना है। ठीक, लेक्चर तो देना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को बिल्कुल नहीं। आंसर करो पहले का। प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार, मुरब्बा, पापड़ और इनमें से कोई नहीं। इनमें कोई नहीं ऑप्शन था ना, इनमें से सभी। क्या था? इनमें से सभी। तो आप आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि मैम इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। सबको हम लोग अचार को भी सुरक्षित करते थे, मुरब्बा को भी और पापड़ को भी। इन सबको हम क्या करते थे? संरक्षित करते थे। भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में कितने प्रतिशत योगदान है भारतीय खाद्यान्न का? आप बता दो। भारतीय खाद्य उद्योग में संसाधित जो भंडार किया गया भारतीय जीडीपी में, उसका कितना प्रतिशत हेल्प होता है उससे? 6%, 5%, 4%, 8%? आप आंसर कर दिए मैम, 6% होगा। कितना? 6%। क्वेश्चन आप लोगों को बेशक टफ लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे। फसाई ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं? अब यहाँ आप लोग फसाई के बारे में जरा मुझे जानकारी देंगे। आप लोगों में से कोई मुझे फसाई के बारे में जानकारी देगा? यहाँ पे मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि कुछ विस्तार से पढ़ा दूं। क्यों? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? आपको अगर पढ़ना है तो आप बता सकते हो। ठीक, फिलहाल आप इसका आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर कर रहे हैं क्या आप लोग? तो आप इसका आंसर कर रहे हैं कि मैम नमक हो गया, गेहूं का आटा हो गया, दूध तेल हो गया, उक्त सभी हो गया। तो फसाई तो इन सब पे अपना वो लगाता है, सुदृढ़ीकरण मानक लगाता है। तो इसका आंसर तो हो गया कि जी मैम ये सब करता है। तो आप लोग पहले फसाई का फुल फॉर्म बताओगे? तो फसाई का फुल फॉर्म होगा फूड सेफ्टी, नहीं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया? फसाई का फुल फॉर्म हो गया। क्या हो गया? फसाई का फुल फॉर्म हो गया। आप लोग जरा बता दो कि फसाई कब आया था। भाई फसाई, ये मानक चिन्ह लग रहा है तो ये कब कभी कुछ तो रहा होगा ना, कि इतने से इतने समय में आया। कुछ आप लोग बताएंगे कि फसाई कब आया? आप जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके आंसर का मैं इंतजार कर लूं कि फसाई कब आया। आप मुझे बता रहे होंगे, ठीक है। चलो, आपके आंसर के इंतजार के चक्कर में मेरा निकल जाएगा। इसे दिया है इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। आपने बताया होगा, सही बताया होगा। फोर का आंसर करें। निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बा में बंद करने की प्रक्रिया को किस वर्ष विकसित किया गया? यानी सीधे सीधे पूछना चाह रहे हैं कि डिब्बा बंदी कब आया। डिब्बा बंदी कब आया? आप लोग बता दें, डिब्बा बंदी कब आया। आप आंसर कर दें। 1805, 1810, 1812 और 1815। तो डिब्बा बंदी कब आया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कर दें। तो आपने कहा मैम डिब्बा बंदी 1810 में आया। कब आया? 1810 में आया, बिल्कुल आया। किसने लाया? तो आपने कहा मैम निकोलस एपोर्ट ने लाया। अगर कोई प्रश्न बन जाए कि डिब्बा बंदी किसने लाया, तो आप कहोगे निकोलस एपोर्ट ने लाया। किसने लाया? निकोलस एपोर्ट ने लाया, ठीक है। अब बता दो, लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने के लिए किस वर्ष प्रयास किया गया? यानी अंगूर से जो बना शराब उसे अंगूरी शराब कहते हैं। प्रसंस्कृत किया इन्होंने, उसे खराब होने से कैसे बचाएं। उन्होंने सोचा कि इस शराब को खराब होने से कैसे बचाएं, उसी को प्रसंस्कृत कहते हैं। तो कब किया उन्होंने, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 1860, ऑप्शन नंबर बी 1862, ऑप्शन नंबर सी 1864, ऑप्शन नंबर डी 1866। आप आंसर कर दे, क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 1864 में लुई पाश्चर द्वारा। ये लुई पाश्चर है क्या, कोई बताएगा? लुई पाश्चर है क्या? इन्होंने ही क्या किया था? दूध में पाश्चुरीकरण यही इन्होंने ही तो किया था, क्यों? आप लोग सब भूल रहे हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इधर आ जाओ। लुई पास्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया? यानी किसको प्रिजर्वेशन करने के लिए शोध किया? अंगूरी शराब को, अल्कोहल और सिरका को, बियर को, उक्त सभी को। तो इन्होंने किसके किसके लिए किया? अंगूरी शराब के खराब होने के अतिरिक्त पास्चर ने अल्कोहल, ठीक है, अंगूरी शराब, बियर और क्या है, बियर और दूध के खट्टा होने पर शोध कार्य किया। इन्होंने इन सारे चीजों पे क्या किया? शोध कार्य किया। 7 का आंसर कर दे। भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? भोजन के भोजन के नष्ट होने के लिए कौन कौन से उत्तरदायी हैं? आप लोग ऑप्शन पढ़े, मैं आंसर दूंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करते आप लोग, क्या होगा? तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर रहे हो। प्रश्न आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताना, कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं ये आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। आपने आंसर कर दिया मैम कि 7 का डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। संसाधन भंडार के लिए उपयुक्त ताप यानी टेम्परेचर, पीड़क कीटों का आक्रमण, ऑक्सीजन और नमी का अत्यधिक प्रभाव, ये सभी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? अब यहाँ आपको मैं विकारी, अविकारी, अर्धविकारी मैं सब बता दूंगी, ठीक है। आप पेन कापी लेकर के बैठे रहना, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा चार्ट ही मैं नोट करा दे रही हूँ कि कौन सा विकारी है, कौन सा अर्धविकारी है। यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको क्या करूंगी? नोट करा दूंगी, ठीक है। आप पहले इसका आंसर दे दो। विकार्य पूछ रहा है दूध, दही, मछली, मांस और उक्त सभी। आप आंसर पहले इसका कर दे, क्या क्या आंसर होगा, तब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपने कहा मैम दूध दही भी खराब हो जाएगा, मछली भी खराब हो जाएगी और मांस भी जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये सारे चीजें जितने भी हैं सब जल्दी खराब हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। यहाँ पे क्या है? खाद्य पदार्थों के वर्ग। नंबर 1 क्या है? विकार्य, जिन्हें हम विकारी खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी खाद्य पदार्थ, ठीक है। क्या? विकारी खाद्य पदार्थ। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? ऐसे भोज्य पदार्थ जो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं। क्या होते हैं? 1 से
2 दिन में क्या हो गए, खराब हो गए, नष्ट हो गए, उन्हें हम विकारी खाद्य पदार्थ कहते हैं। इनमें क्या क्या होता है, इनमें मिल्क होगा, क्या होगा, मिल्क होगा, कर्ड होगा यानी दही होगा, ठीक है, कर्ड यानी दही होगा, मछली होगी, ठीक है, क्या होगी, मछली होगी, व मांस इत्यादि शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं, विकारी खाद्य पदार्थ होते, 3 वर्ग में बांटा गया है, विकारी, अर्धविकारी और अविकारी, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे क्या था, विकारी था, जो 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, और मछली हो गया, वो मांस हो गया, ठीक है। आपको ये दही वही याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद करोगे, दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, तो दूध से खाद्य पदार्थ कौन से बने हैं, दही हो गया, पनीर हो गया, योगर्ट हो गया, ये सब इसी से तो बनते हैं। तो बिल्कुल, अब सेकंड नंबर पे आप लोग देख लो, क्या है, अर्धविकारी, क्या है, अर्धविकारी खाद्य पदार्थ, ठीक, इसका क्या है, अर्धविकारी खाद्य पदार्थ, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 1 से 2 सप्ताह तक सही रह सकते हैं, कितने से, 1 से 2 वीक तक, वो तो डेज था लेकिन ये वीक है, ठीक। जैसे क्या हो गया, फल हो गया यानी फ्रूट्स हो गया, और क्या हो गया, वेजिटेबल हो गया यानी सब्जियां हो गई, और क्या हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ये तो 2 से 4 सप्ताह तक भी खराब नहीं होते हैं। क्या क्या, आलू हो गया, प्याज हो गया, जो रूपांतरित तने वाली फसलें हैं, रूपांतरित तने यानी जैसे प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन तो खैर ज्यादा ज्यादा समय तक चलता है, ठीक, प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये रूपांतरित तने की फसलें हैं, तो ये 2 से 4 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं। अब ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, अर्धविकारी खाद्य पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अविकारी खाद्य पदार्थ, क्या है, अविकारी खाद्य पदार्थ क्या है, अविकारी खाद्य पदार्थ क्या है, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो सालों सालों भर खराब नहीं होते हैं, यानी आप कह सकते हो 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत रखते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा मैम, तो वीट हो जाएगा यानी गेहूं हो जाएगा, राइस हो जाएगा यानी चावल हो जाएगा, चावल, और क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा यानी सरसों हो गया, तिल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब अविकारी होते हैं। तो खाद्य पदार्थ को हम लोगों ने कितने वर्गों में बांट रखा है, तो 3 वर्गों में, कौन कौन से, अविकारी, ठीक है, नहीं पहले विकारी, ठीक, पहले विकारी, फिर अविकारी, फिर अर्धविकारी, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 भागों में बांट दिया, तीनों को आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करा दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, अब तो आप क्वेश्चन दे लोगे। विकार्य पदार्थ कितने दिन में खराब हो जाते हैं, 1 से 2 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन और 7 दिन। अभी तो मैंने पढ़ा दिया, अब इसका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए, तो आपने कह दिया मैम विकारी खाद्य पदार्थ 1 से 2 दिन में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इधर क्वेश्चन अच्छा दिया, मैं जितना चाहूँ जूम कर सकती हूँ, बता दो क्वेश्चन नंबर 10। अब आपके सारे प्रश्न सही होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। 10 का आंसर कर दे, अर्धविकार पदार्थ कितने समय तक नहीं सही रह सकते हैं, अर्धविकारी की पूछ रहा है, 1 से 2 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन आप लोगों ने देखा था, तो 10 का आप आंसर कर दे, क्या होगा, 10 का आप आंसर कर दे, क्या होगा। वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, जरूर बताना। आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ें कि ना पढ़ें, आप लोग ये भी बता देना। तो आप आंसर कर रहे हो मैम, 1 से 2 सप्ताह तक क्या होता है, अर्धविकारी पदार्थ खराब नहीं होते हैं, ठीक है। 11 का आंसर कर दे, फल और सब्जियों को निम्न में से किस में शामिल करते हैं, अविकारी पदार्थ में, विकार्य पदार्थ में, अर्धविकार्य पदार्थ में, इनमें से किसी में भी नहीं। विकार और विकारी दोनों एक ही होते हैं, मत सोचना कि हम विकार दिया मैम लेक्चर झाड़ा रहे, विकार नहीं कर लेता, कुछ नहीं होता है, इतने समझदार तो आप लोग हो। तो आपने कह दिया मैम फल फल हो गई, सब्जियां हो गया, ये सब अर्धविकारी होते हैं। विकारी मतलब कि जो तुरंत 1 से 2 दिन में नष्ट हो जाए, जैसे दूध हो गया, दूध से बने खाद्य पदार्थ हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या है, ये सब तुरंत 1 से 2 दिन में खराब होने वाली चीजें हैं। लेकिन जो फल और सब्जियां होती हैं वो तुरंत नहीं नष्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, 1 से 2 सप्ताह में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, रूपांतरित तने वाली फसलें हैं, इसका आंसर आप लोग पा लिए ना, क्यों, 12 का आंसर क्या था, सी था, ठीक, अर्धविकार पदार्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें, रूपांतरित तने वाली फसलें हैं, ऑप्शन ए प्याज है, ऑप्शन बी आलू है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी में से कोई नहीं है। 12 का आंसर आप करें, 12 का आंसर क्या होगा, तो आपने कह दिया कि रूपांतरित वाली तने होंगी तो प्याज और आलू दोनों होगा, क्या होगा,
प्याज भी होगा और आलू भी होगा। प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सब क्या होते हैं? अब कहोगे मैम हल्दी खराब हो जाएगी, तो जी हाँ, कच्ची हल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। पक्की हल्दी की बात हम नहीं कर रहे सुखा करके, लेकिन जो कच्ची हल्दियां आती हैं वो भी अदरक की तरह ही सड़ जाती हैं, ठीक है, अगर सुखा ही ना जाए तो। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। अविकार्य पदार्थ में शामिल है, अविकार्य पूछ रहा है, विकारी, अर्धविकारी और अविकारी। तो अविकारी की बात है। ऑप्शन ए चावल और गेहूं, दालें, तिलहन, ये सभी। अब तो आंसर आपसे फटाफट बन रहा होगा क्योंकि एक्सप्लेन मैंने कर दिया। तो आपने आंसर कर दिया मैम डी, ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दे। सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। ऑप्शन ए पोषक पदार्थों की उपलब्धता, ऑप्शन बी नमी यानी पीएच ऑक्सीजन स्तर, ऑप्शन सी प्रतिजैविक की उपस्थित या अनुपस्थित, ऑप्शन डी उक्त सभी। 14 का क्या आंसर होगा? आप जरा सा मुझे बता दे क्या होगा। 14 का आंसर क्या होगा? आप लोगों को क्वेश्चन आज जरूर टफ लग रहे होंगे क्योंकि पूछने की शब्दावलियां जो है बहुत ही कठिन कठिन है। क्योंकि भैया एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हो, अब तक बहुत हलवा हलवा पढ़ लिए। अब क्या है, एनसीईआरटी भी यहाँ पे दखलंदाजी दे चुका है। तो आपने कह दिया मैम 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी होगा, ठीक है। खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? बचत, सॉरी सॉरी सॉरी, अब तक तो सब सत्यानाश हो गया। क्या होगा? बचत, श्रम तथा समय की बचत, खाद्यान्नों का सदुपयोग, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? 15 का आंसर आप कर दें, आपने कर दिया मैम खाद्य प्रौद्योगिकी का महत्व, इनमें से सभी होगा, ठीक है। 16 का आंसर आप कर दे, 16 का आंसर कर दे। इसके बाद हम लोग कुछ शब्दावलियां पढ़ेंगे, ठीक है, फिर एमसीक्यू लेकर के आएंगे। 16 का आंसर करे, क्या होगा? 16 का आंसर कर दें, डी वाला क्या है? बुनाई है। चलो, अधिकांश भारत की जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है, कृषि है, कुटीर उद्योग है, और लास्ट में क्या था? बुनाई था। तो अधिक भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ लगी हुई है? आप जानते हो भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं है? भारत की परिभाषा अगर कोई कहता शुरू करता है तो यही कहता है, भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो अधिकांश जनसंख्या किसमें लगी है? कृषि में ही लगी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण क्या है ये लेकर के आए, थोड़ा सा पढ़ा दे आपको। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? कोई ये तो नहीं सोच रहा कि जो ही ले आएंगे वही पढ़ा दे रही हैं, आपके अच्छे के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण घर या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मानव या पशुओं के उपयोग के लिए कच्चे संगठकों को खाद्य पदार्थ में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का समूह है। उसे क्या कहते हैं? खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आप लोग यहाँ पे देख लो। फल हो गया, सब्जियां, मसाले, मांस, पोल्ट्री फार्म, दूध, दूध से बने उत्पाद, मदिरा, मत्स्य उद्योग, वृक्षारोपण, अनाज प्रसंस्करण तथा उपभोक्ता समूह, उत्पादक समूह जैसे मिष्ठान, चॉकलेट और कोको उत्पाद, सोया आधारित उत्पाद, मिनरल जल, प्रोटीन खाद्य, उच्च प्रोटीन खाद्य आदि शामिल है। किसमें? खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। प्रसंस्करण उद्योग क्या है इसको छोड़ दो, आधा ही आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ शब्दावलियां, ठीक है। यहाँ पे यही वाला शब्दावली हम लोग फैशन वाला कर ले रहे हैं, ठीक है। यही शायद आप लोग का हो सकता है, मैं वीडियो यहीं पे रोक दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। फैशन क्या है? इस तरीके की शब्दावली आप लोग पढ़ते हो ना। फैशन क्या है? एक कालावधि में सर्वाधिक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैली ही या शैलियां हैं, समझे। शैलियां है, क्या है? फैशन है। यानी एक कालावधि में, एक समय आया, इस समय किसका फैशन है मैं तो नहीं जान रही हूँ इस समय किसका फैशन है? पता नहीं किसका फैशन है भाई, इस समय तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मान लो एक बार की मैं बात बता रही हूँ, कभी प्लाजो था, ठीक है। क्या था? प्लाजो था। आज क्या है मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन क्या था? कभी प्लाजो था, ठीक। तो वो क्या था? वो एक समय के लिए क्या था? वो आया हुआ था। सर्वाधिक प्रचलन में रहने वाली परिधान को हम फैशन कहते हैं। शैली किसे कहेंगे? वस्तु या परिधान सामग्री की विशेष दिखावट अथवा शिष्टता क्या है? शैली है, ठीक है। अस्थायी फैशन क्या है? कम समय तक प्रचलन में रहने वाली वस्तु या परिधान की शैलियां क्या है? अस्थायी फैशन कहलाती हैं। पुरातन, विगत काल से संबंधित को हम क्या कहेंगे? पुरातन कहेंगे। फुटवर क्या है? तो फ्रांस में परिधान निर्माण कला को हम फुटवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटवर कहते हैं। ये सारी शब्दावलियां आप क्या करिएगा, कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। फैशन चक्र किसे हम कहते हैं? तो फैशन चक्र हम किसे कहेंगे? फैशन के तरीकों में बदलाव। क्या? फैशन के तरीकों में बदलाव को हम फैशन चक्र कहते हैं।
चक्र मतलब चीजें घूम रही हूँ, जैसे साइकिल में पहिया लगा है ना, तो इस तरीके से ऐसे तीली चक्र लगा होता है। तो ये क्या है, अभी आप जैसे ही पहिया घुमाओगे ये तीली क्या है, रेंगते 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 यहाँ चली आएगी। तो ये क्या है, फैशन चक्र का मतलब है कि चक्र परिवर्तन में बदलाव, फैशन के तरीकों में बदलाव। आज प्लाजो है, आज क्या है, पैरलर है, तो कल नैरो होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती आती हैं। आज क्या है, आज स्लिप क्या है, आस्तीन जो है आज क्या है, पूरा एकदम फुल आस्तीन है, तो कल क्या होगा, स्लीपलेस होगा, बिना आस्तीन के होगा। तो ये चीजें क्या हैं, ये चक्र घूमती रहती हैं। लक्षित बाजार, कभी आप लोग देखोगे फुल आस्तीन के ब्लाउज आए, सूट आया, ठीक, फिर क्या हो गया, फिर थोड़ा सा बीच में आ गया, ठीक है, यानी थोड़ा सा घुटने से थोड़ा सा पहले आ गया, फिर घुटने के ऊपर आ गया। इस तरीके से क्या है, ये आस्तीन क्या है, बदलते रहते हैं। पहले ये आपका हाथ हो गया, मान लो हम मानते ये हाथ हो गया, पहले यहां तक आस्तीन आया, ठीक, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक आएगा, फिर एक समय आएगा कि आस्तीन ही खत्म हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये फैशन चक्र है, ये आते रहते हैं जाते रहते हैं। लक्षित बाजार क्या होगा, व्यापारी द्वारा उत्पाद बेचने संबंधी बाजार को हम लक्षित बाजार कहेंगे। क्रय उद्यम एजेंसियां वस्तु के क्रय के लिए परामर्शदात्री एजेंसियां हैं। बाजार विभाजीकरण क्या है, तो एक ऐसी नीति जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उपसमूहों में बांटना जिनकी आवश्यकताएं तथा सामान की उपयोगिता व बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वमान्य होती हैं। अब क्या है, खुदरा संगठन क्या है, संगठन प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यापार सामग्री फुटकर फर्म के आकार तथा लक्षित ग्राहक के अनुसार भिन्न होती है। ठीक, ये शब्दावलियां थी। अब यहाँ पे हम लोग फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले, ओहो सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड का टाइम दे दे आप। चलिए, कुछ तो होता रहता है, ये हो ना तो क्लास में फिर मजा ना आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लें। चलिए आंसर करिए। किसी किसी पदार्थ की, आप लोग आंसर करें। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा चैप्टर का नाम है, ठीक है। विषाक्तता अविषाक्तता वाली चीजें हैं, ठीक। यहाँ पे आप लोग आंसर करें। यहाँ पे कोडेक्स क्या है, हैकअप क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और आप चाहोगे तो मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल करूंगी। और यही पढ़ा करके मैं खत्म कर दूंगी। ये तो 25 क्वेश्चन है भाई, ये तो मैं गलत ही पढ़ा रही, पता नहीं खत्म होगा कि नहीं होगा। अभी आपका 46, चलो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक। शुरू करें क्वेश्चन, क्या देखें, चलो। क्या है, किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का कहते हैं, क्या कहेंगे, गुणवत्ता कहेंगे, शेल्फ लाइफ कहेंगे, स्वाद कहेंगे, विषैलापन कहेंगे। पहले का आंसर दो, पहला ही आंसर पे सब लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आप लोग बता दो क्या होगा पहले का आंसर। तो आपने कह दिया मैम, किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उसका हम क्या कहेंगे, तो विषैलापन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसका हम विषैलापन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। रासायनिक खतरा का तात्पर्य है, रासायनिक खतरा क्या तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए, वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। वे प्राकृतिक खाद्य रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते, जो खाद्य पदार्थों में पहले से उपस्थित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दूसरे का आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने दूसरे का आंसर किया ए, यानी वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तीसरे का आंसर कर दे आप लोग क्या होगा। तीसरे का आंसर आप कर दे क्या होगा। खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, खाद्य जनित रोगाणु कहेंगे, खाद्य जनित विषाणु कहेंगे, खाद्य जनित कीट कहेंगे, इनमें से कोई भी नहीं कहेंगे। आप तीसरे का आंसर कर दे क्या होगा। आप तीसरे का आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम खाद्य जनित रोगाणु होंगे, क्या होंगे, खाद्य जनित रोगाणु होंगे। आप लोगों को शायद क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि सही से जुम्पिल नहीं हो पा रहा है। चलो बताओ आप लोग क्या है। जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाए जाते हैं, वह कच्चे दूध व अंडे में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। HIV, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, साल्मोनेला, और इनमें से कोई नहीं। तो दो ही आंसर हो सकता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। पहला नहीं है, और ए नहीं है, और डी नहीं है। बी और सी में आप लोगों की लड़ाई है। आप आंसर कर दे क्या होगा।
आपने 4 का आंसर कर दिया मैम। साल्मोनेला जो होते हैं ये क्या होते हैं? व्यक्ति के आंतों में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एक सेकंड, साल्मोनेला ही है ना? साल्मोनेला जो है व्यक्ति के आंतों में पाए जाते हैं। एक सेकंड आप लोग दीजिएगा मुझे, थोड़ा मैं चेक कर लूँ। मुझे पता नहीं क्यों, आप लोग जानते हो ना, मुझे कभी कभी ऐसा कुछ डाउट हो जाता है, जो चीजें सही रहती है उन पे भी मुझे डाउट हो जाता है। चलो खैर, वो चीजें हमें इतनी आसानी से मिलेगी ही नहीं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ज्यादा समय खर्च करना पड़ेगा, और समय का ही अभाव है। फसाई कब आया था आप लोगों ने बताया नहीं था, तो मैं बता दूं कि फसाई कब आया था। 2006 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2006 में आया था, ठीक है। के अंतर्गत की गई थी। किसके द्वारा होता है ये? विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग विभागों द्वारा ये चीजें देखता है। क्या मैंने बताया आप लोगों से? ये मुझे पदार्थ के बारे में बताना था। मैं यहाँ पे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया मुझे मिल ही नहीं रहा है कि जो मैं आपको देख करके रीचेक करके बता दूं कि ये चीजें हैं। खैर चलो कोई बात। अच्छा हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या है? स्टेफिलो को कहाँ होता है? धूप और व्यक्ति के स्टेफिलो ऑरियस। हम लोगों को क्या देखना है? साल्मोनेला। साल्मोनेला कहाँ होता है बैक्टीरिया? एक सेकंड का आप लोग टाइम दे दो, मुझे मिल चुका है कि परजीवी क्या है? चिंता भंडार, रोटा वायरस। रुक जाओ आप लोग। स्टेफिलोकोकस ऐसे जीव के उदाहरण वायु। चलो नहीं मिलेगा, ठीक। मैं किसी दिन स्टोर करके लाऊंगी, अलग से मैं पढ़ा दूंगी, तो किसी दिन चेक करके लाऊंगी। फिलहाल इसका आंसर आप लोग मानो सी, और सी मान करके आगे निकल चलो। चौथे का सी होगा। पांचवे का आंसर दे दो आप लोग। स्टेफिलोकोकस कोकस ऑरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु डैश 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 तथा में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? दो चीजों में। सिर्फ जल में? तो सिर्फ जल सिर्फ हवा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ दो भरने वाला दे रहा है। अब यहाँ पे बता दो, जमीन और हवा में, हवा और जल में। ये क्वेश्चन है दमदार। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम पांचवे का आंसर हो जाएगा डी, हवा और जल में। कहाँ होगा? हवा और जल में ये पाए जाते हैं। कौन? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ठीक। भारत सरकार ने किस सन में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम यानी पीएफए लागू किया? पीएफए लागू किया। अब पीएफए का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा। चलो आगे क्वेश्चन बना, इसलिए मैं पूछूंगी नहीं। तो आप बता दो क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम 6 का आंसर हो जाएगा डी, और डी तो आपने छुपा रखा है 1954। क्या होगा? 1954। तो एफ पी ए की पी एफ ए कब बना था? 1954 में। अब आईएसओ का विस्तृत रूप क्या है? आप लोग ऑप्शन पढ़ ले, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, सीधे मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है। 7 का आप लोग आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने 7 का आंसर कर दिया मैम सी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अंडरस्टैंड नहीं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिसेस्टेशन। ये आप लोगों को नहीं लग रहा है कि कुछ गलत दे रहा है? क्यों? आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आईएसओ का फुल फॉर्म ये नहीं होना चाहिए? 7 का सी ही दे रहा है। इंटरनेशनल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी। स्टडी तो होगा नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रुक जाओ एक सेकंड, मैं देख करके खुद बताती हूँ कितना मैं कंफ्यूजन में डालूं, ठीक। एक सेकंड का टाइम देखो आप लोग क्या है। इसका फुल फॉर्म वही सही था, ठीक है। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड डिजीशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के लिए मानक यानी स्टैंडर्ड्स बनाता है और प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य इसके 160 प्लस हैं, ठीक है। अब एक सेकंड का आंसर दो, हम लोग अपने क्वेश्चन पे चले। एक सेकंड का टाइम दो, चलिए आंसर करिए। मुझे जहां भी डाउट होता है मैं तुरंत चेक करती हूँ या करवाती हूँ। मैं गलत प्रश्न नहीं बताती हूँ, क्यों? क्योंकि एक एक प्रश्न का बहुत कीमती नंबर होता है, और एक एक मिनट आपके बड़े कीमती समय भी होते हैं, ठीक है। तो गलत बता दो, गलत पढ़ा दो, ये चीजें नहीं। मैं चेक करके बताऊंगी लेकिन गलत नहीं बताऊंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। पता नहीं क्यों मुझे कंफ्यूजन हो गया, इसलिए मैंने चेक करके आपको बता दी। कब आया ये भी बता दिए, ठीक है। 7 का आंसर आप लोगों ने दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक है, आप लोग बता दो। सीएसी, इसका फुल फॉर्म में देख लिया आप लोगों ने। सीएसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक है। अंतरराष्ट्रीय, अंतर सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है।
और इनमें से कोई नहीं है। आप 8 का आंसर कर दे, क्या होगा? फटाफट यही पेज आप लोग का करा के मैं खत्म कर दूंगी। तो 8 का आंसर हो जाएगा, ये अंतर सरकारी संस्था है। क्या है? अंतर सरकारी संस्था है। WTO की स्थापना कब हुई थी? मैंने आप लोगों को एक दिन पूरा जितने भी ये सारे संस्थाएं मैंने सब करा दिया था 6 बजे वाले क्लास में। जो ना देखे हो जाकर के देख सकते हैं, मैराथन करके मैं लगाई हूँ 2 घंटे का। आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। नहीं, 10:40 पे है। आपने आंसर कर दिया मैम। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? आपने बता दिया 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, नहीं, प्रैक्टिसेस को एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है। क्योंकि क्यों माना जाता है? आप लोग ऑप्शन पढ़ लो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। मैं केवल आंसर बताऊंगी, क्योंकि बड़ा रहेगा तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो 10वें का ए ही होगा। निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद या कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे आप लोग। 11 क्या है? खाद्य जनित खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है। सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रति जैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता, उपरोक्त सभी। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो आपने आंसर कर दिया मैम डी, यानी ये सारे हैं। ठीक है। 12 का आंसर कर दे। खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण या संकट का मुख्य उदाहरण है विषैली धातुएं, जूटदार रेशेदार जूट, फफूंदी, और क्या है? उपरोक्त सभी। आप आंसर करें 12 का, क्या होगा? तो 12 का आप आंसर कर दिए ए, यानी विषैली धातुएं। क्या होंगी? विषैली धातुएं। 13 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का एक है। क्या है? ISO क्या है? अंतरराष्ट्रीय सरकारी संघ है, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है, उपरोक्त सभी है। आप इसका आंसर कर दे। 13 का आंसर क्या होगा? कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत संगठन यानी ISO क्या है, जिसका हम लोग नहीं पढ़ पाए, कंफ्यूजन में चले गए। 13 का आंसर आप बता दो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ये अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी क्या है? संघ है। ठीक है। 14 का आंसर कर दे। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है: खाद्य निरीक्षण का, विश्लेषणात्मक क्षमता का, उत्तम निर्माण एवं अहसन पद्धतियों का, और उपरोक्त सभी का। आप आंसर कर दे 14 का, क्या होगा? तो 14 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। 15 का आंसर कर दे। खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों को पहचान करने का साधन है। क्या साधन है? GMP, GHP और हैकअप, उपरोक्त सभी। GMP क्या है? उत्तम निर्माण पद्धति है। HMP क्या है? उत्तम हस्तन पद्धति है। हस्तन मतलब हाथ, हैंड। ठीक है। और संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु यानी हैकअप है। हैकअप के बारे में मैं एक चार्ट अपलोड करके रखी हूँ, आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगी, रिकॉर्ड करके रखी हूँ। एक से 2 दिन में मैं कर दूंगी। फिलहाल इसका आप आंसर कर दे। 15 का क्या होगा? आप लोग कहोगे तो तीनों संस्थाएं जो हैं, GMP, GHP और हैकअप, मैं इन सब के बारे में मैं आपको इसी इसी वीडियो में, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं पढ़ा दूंगी, अगर आप कहोगे तो। ठीक, अपने मन से कुछ नहीं। 15 का आंसर होगा कि हो जाएगा, क्या होगा? 15 का डी। ये सभी जो हैं खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती हैं। ठीक है। 16 का आंसर करें। प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है, यानी किस प्रक्रिया से, कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है, यानी वह उपभोक्ताओं को किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौन करेगा? खाद्य सुरक्षा करेगा, खाद्य मिलावट करेगा, खाद्य निरीक्षण करेगा, और उपरोक्त सभी करेगा। तो उपरोक्त सभी होगा क्या? क्यों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा दे रहा है ना, खाद्य मिलावट भी दे रहा है। तो 16 का आंसर आप कर दिए मैम ए। खाद्य सुरक्षा जो है यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य पदार्थ उपयोग के लिए सुरक्षित है, यानी वह किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या होगा? ये होगा खाद्य सुरक्षा होगा। ठीक है। 17 का आंसर कर दे। लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण है? रासायनिक खतरा है, जैविक खतरा है, भौतिक खतरा है, और कौन सा खतरा है? इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आप आंसर कर दें। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। 17 का आंसर है भौतिक खतरा है। क्या है? भौतिक खतरा। क्वेश्चन आप लोगों को भी कैसे लग रहे जरूर बताना।
कमेंट बॉक्स में जब वीडियो खत्म हो जाए तब बताना, मैं देख लूंगी। अभी तो मान लो कभी आप लोग कमेंट कर देते हो, मुझसे छूट जाता है, लेकिन उसमें नई कमेंट छूटता है तो जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो इस बुक से चाहिए कि नहीं ये भी बता देना। 18 का आंसर आप लोग कर दे। वर्ष 2017 में कितने देश ओडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के सदस्य थे? 187, 182, 189, 185। कब? 2017 की बात पूछ रहा है। आप 18 का आंसर कर दिए कि मैम ए यानी 187। ये तो सब तुक्का ही मारना है। चलो, किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय निम्न गुणों का अवलोकन किया जाता है। क्या क्या हम चेक करते हैं? सकारात्मक गुण जैसे कि रंग, सुगंध, बनावट, बिल्कुल चेक करते हैं। नकारात्मक गुण जैसे कि सड़ना, संदूषण, बिल्कुल चेक करेंगे। अपमिश्रण, खाद्य और सुरक्षा, कोई चीज का मिश्रित तो नहीं है। खाद्य सुरक्षा को भी खतरा खतरा सुरक्षा भी देखेंगे। उपरोक्त सभी। तो मैम आप कहना चाह रही उपरोक्त सभी, तो जी हाँ ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दो। और आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कर लो। 20 का आंसर करें। सुनिश्चित करती है कि खाद्य पदार्थों का हस्तन यानी हैंडलिंग करने वाले सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। क्या सुनिश्चित करेगा? उत्तम हस्तन पद्धति, जिसे हम क्या कह रहे थे? उत्तम हस्तन पद्धति को क्या कह रहे थे? उत्तम हस्तन पद्धति, GHP, यही ना? GHP। और उत्तम निर्माण पद्धति क्या था? तो आपने कहा मैम GMP। क्या था? GMP, यही था ना? आप लोग भूल तो नहीं गए? तो हाथ की बात कर रहा है, हैंडलिंग की बात कर रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे मैम हैंडलिंग की बात कर रहा है तो उत्तम हस्तन पद्धति होगा। ठीक। PFA का फुल फॉर्म है। PFA आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया कि PFA के बारे में क्या पूछा था? आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया ना? कहाँ गया कि PFA आप लोगों ने सॉल्व किया था? PFA करके कोई क्वेश्चन था, मैंने कहा फुल फॉर्म नहीं बताएंगे क्योंकि अच्छा हाँ, PFA कब लागू हुआ था? तो आप लोगों ने बताया था मैम 1954 में लागू हुआ था। PFA का फुल फॉर्म बता दो आप लोग क्या है, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं की थी। PFA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ फेयर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फैकल्टी एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कह दिया मैम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। PFA का फुल फॉर्म होता है, आप लोग ये सारी चीजें नोट करके रख लेना। PFA 1954 में, इसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग जरूर पढ़ लेना। इधर आ जाओ, हैकअप का विस्तृत रूप क्या है? देखो चैप्टर का नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। ये जितने भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, हैकअप और CAC, WTO और GMP, HMP, ये सारे चीज इसमें बड़े विस्तार से दिया है। अगर आप कहोगे PFA तो मैं ये सारी चीजें आपको करा दूंगी अलग से, ठीक है, सारी एजेंसियों को, लेकिन आप कहोगे तो ही मैं कराऊंगी। हैकअप का विस्तृत रूप क्या है? हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये कहाँ लिखा हुआ है? कोई बताएगा मुझे? यही आपका आंसर होगा। क्या होगा? हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल, यही हो जाएगा बी वाला। क्या होगा? हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये बी वाला क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको भी प्रश्न याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन हैकअप यानी HACCP का महत्व के संदर्भ में सत्य है? यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक उपागम है। यह अधिक समय लेने वाली तथा महंगी प्रक्रिया है। निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वह उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त सभी। आप क्या होगा आंसर कर दे 23 का? तो 23 का आप आंसर करो मैम, ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर कर दे। खाद्य विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कई जीवाणु हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं जो जीवाणु रोगाणु के नष्ट होने पर भी खाद्य पदार्थों के बने रहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ो, मैं केवल आंसर बता दूंगी प्लीज। बहुत बड़ा बड़ा है, आप लोग पढ़ लो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ये सारा आंसर हो जाएगा। और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये हैकअप जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पढ़ लो, FPO का पूरा नाम क्या है? FPO का पूरा नाम क्या है? आप लोग आंसर दे दें। फूड प्रोडक्ट आर्डर, फूड प्रोडक्ट आर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट आर्डर, फूड प्रोडक्ट आर्डर, फ्रूट प्रिवेंशन आर्डर, इनमें से कोई नहीं।
तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होगा? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। इस तरीके से करके 1 घंटा 4 मिनट आपका वीडियो हो चुका है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स अभी वीडियो आप हो जाने के बाद, लाइव चल रहा है, इसको बंद हो जाने के बाद आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, इस बुक से इस तरह से क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।